अच्छा, तो विल कंटिन्यू। शायद हमारी पहले भी बात हुई है इस पे, आई बिलीव। आगा वकार सर एक साहब दफा, पे। सर PMM2 दोबारा रिवाइज करने एक दफा, लास्ट स्लाइड। PM PMM2 is very simple and straightforward. No heat engine can generate energy, can produce work while taking energy from a single source. हम यहाँ पे एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इशू ये भी है क्योंकि हीट इंजन और ये सारी डिवाइसेस थर्मो 2 में डिटेल पड़ी जाती है, इसलिए मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया था आपको हाउ अ पावर प्लांट लेट से वर्क, बट उसमें हम बहुत इन डेप्थ में नहीं गए। यहाँ पे एक डिवाइस है कंडेंसर, जो कि हीट एक्सचेंज करती है विद अदर रिजर्वॉयर। एक बॉयलर है और एक कंडेंसर। तो यहाँ पे हमारे पास बॉयलर तो है जो हीट इन ले रहा है, पर हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर नहीं है जो कि हीट आउट देगा, एंड हेंस हम दो रिजर्वॉयर से इंटरेक्ट करेंगे। केल्विन स्टेटमेंट कहती है कि आप एक रिजर्वॉयर से इंटरेक्ट करके कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, विच इज बीइंग डन हियर। सो हेंस ये perpetual motion machine of type 2 है, which cannot exist in reality, not even in ideal reality. ये एक्चुअल लॉस को ब्रेक कर रही है। ठीक है। यस सर। सर यही मशीन अगर नेट वर्क डन नेट आउट ना करे तो ये परपेचुअल नहीं रहेगी ना? बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि नेट आउट हम नहीं कर रहे, क्यों इन कर रहे हैं, पर हमने एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करना है, तो आप कह सकते हैं वो फ्रिक्शनल लॉसेस एक्सेट्रा में वो जाया हो रही है। ठीक है। एक हमारे थे आगा वकार साहिब, इन्होंने पानी से गाड़ी चलाई थी, और आई बिलीव हम इस पे बात कर चुके हैं पहले भी। Am I right to assume that? सर क्लास में बात हुई थी। वही थी ना, हाँ। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया था ना, वो कुछ इसी तरह का काम किया था। आई डोंट नो, कुछ लोग इसे PMM2 से रिलेट करते हैं, बट इट इज सिंपली PMM1 इफ यू आस्क मी। इन्होंने कहा था हम पानी डालेंगे गाड़ी में। चलो ये सिस्टम जेल में रखें, इसी तरह का कुछ सिस्टम इन्होंने कहा था। ये लेट से गाड़ी की बैटरी है, ये पानी का टैंक है, और ये लेट से गाड़ी का इंजन है। इन्होंने कहा हम पानी देंगे गाड़ी में, बैटरी से इसमें करंट गई, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैटरी से हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, उसको हमने इंजन में बर्न कर लिया। ठीक है। अब जो बर्न किया उससे हमने बैटरी भी चार्ज कर ली, और जो हमारे पास गाड़ी का टायर्स हैं, कार्स टायर्स, उसको भी हमने एनर्जी दी ताकि गाड़ी चले। तो ये हमारे आगा वकार साहब ने प्रपोज किया था, जो बहुत मशहूर भी हुए थे पाकिस्तान में। तो आपके ख्याल से क्या इसमें सीमिंगली गलत चीज है? हेलो सर। जी सर इसमें हम वो वाला जैसे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप्स चलते हैं, जैसे डैम वगैरह चलते हैं, वाटर को यूज करते हो, टरबाइन को रोटेट करते हैं, वो वाला सिस्टम हम यूज नहीं कर सकते थे इसमें इन मेकिंग कार मूव? उस पे चलो, मैं चाहता पहले हम ये कंप्लीट कर लें ये बात, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब ये बात चल रही है। चलो इसको, ये सिस्टम बिल्कुल इस सिस्टम की तरह ही है।
जनरेटर बिजली दे रहा है बॉयलर को, तो बॉयलर जितनी एनर्जी देगा वो जनरेटर को उतना ही चार्ज कर सकेगी कि वापस जनरेटर बॉयलर को दे सके, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर सके। सिमिलरली जब आपने बैटरी से इसको एनर्जी दी और वो अगेन 1 जूल दी, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, H2O आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू H2 प्लस O2। तो जब आप H2 को और O2 को रिएक्ट करा के H2O बनाओगे तो ये दोनों एनर्जीज बराबर होंगी। अगर ये 1 जूल है लेट्स से, तो ये भी 1 जूल ही होगी एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपली ये बॉन्ड ब्रेक करने के जितनी एनर्जी चाहिए वो मेक करके उतनी एनर्जी ही रिलीज होगी। तो अगर ये 1 जूल एनर्जी हमने इसको दी, तो जब मैं इनको बर्न करूंगा वापस, बर्निंग इज सिंपली रिएक्टिंग H2 विद ऑक्सीजन, तो मुझे 1 जूल मिल रही है। तो 1 जूल मैं वापस बैटरी को दे सकता हूँ टू चार्ज इट, और आई कैन गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हियर गाड़ी के टायर्स चलाने के लिए। बट देन यहाँ पे मैं 1 जूल नहीं दूंगा, अब मैं 0.5 दूंगा, फिर यहाँ से 0.5 जाएगा, फिर 0.25 जाएगा। तो आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स, हो सकता है गाड़ी इनिशियली थोड़ा सा चले, बट विद इन सेकेंड्स वो एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि फर्दर मोर बैटरी इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट नहीं कर पाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। इज दिस क्लियर? यस सर। तो कहने को यार एनर्जी कंजर्व्ड इज सो सिंपल, बट रियलाइजिंग कि एक सिस्टम एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करे, इट इज नॉट दैट सिंपल। मैंने एक और आपको एग्जांपल दी थी, गाड़ी के ऊपर टरबाइन लगा हुआ है, विंड टरबाइन। गाड़ी चले, विंड टरबाइन घूमेगा क्योंकि उस पर हवा पड़ेगी और उससे बिजली बनाए, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती जा रही है। बट नहीं, जब टरबाइन बिजली बनाता है तो वो ड्रैग एक्सपीरियंस करता है, हवा उसको रेजिस्टेंस देती है। वो रेजिस्टेंस क्योंकि टरबाइन को मिल रही है और टरबाइन गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस गाड़ी को मिलेगी। अब गाड़ी ने ज्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो उसकी जो माइलेज है वो और कम हो जाएगी, वो ज्यादा पेट्रोल खाएगी। और आपको टरबाइन से जो एनर्जी मिल रही है बेसिकली वो गाड़ी के पेट्रोल के थ्रू मिल रही है। सो इस सब का मकसद ये है कि सीमिंगली हो सकता है आपको लगे कि यार ये कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रही, because it's such a basic principle, but sometimes you have to see things in detail to realize के हाँ यार ये violate हो रही है। Now coming to Hussein's question के हम जो वाटर टरबाइन होती है उससे गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? हुसैन जी सर। यार कैसे आप चला सकते हो? जी सर, वही सवाल था कि इसे आपको देखो, आप डैम, अगर आप ओवरऑल डैम का सेटअप देखो, आपको मेनली वाटर एट एन एलिवेटेड हाइट चाहिए। गाड़ी के साथ आप इस तरह का सेटअप कैसे बनाओगे? सर लेकिन अगर हम मतलब कोई पंप वगैरह लगा दें जो ना प्रेशराइज करके वाटर को टरबाइन की तरफ भेजे और उसकी वजह से वो सर्कुलेट होता रहे पानी उसके अंदर, अगर कंज्यूम भी हो पानी तो रिफ्यूल तो हो ही सकता है। वो टरबाइन को पुश करे, टरबाइन का फैन चले, वो पंप इतना स्ट्रांग हो कि वो पानी को हाई स्पीड पे पुश करे कि टरबाइन मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, ये वाला कह रहा हूँ सेटअप, ताकि वो फिर बकाया जो वाटर है वो रीयूज होता रहे, वो वापस टैंक में आए, फिर टैंक से फिर प्रेशराइज होकर टरबाइन में जाए। अच्छा, जो तो टरबाइन को मूव पंप है और टरबाइन है बस, ठीक है। तो पावर दे। अच्छा, जो थर्मोडायनामिक साइकिल है जिसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन जो हमारे पास प्योर मैकेनिकल सिस्टम है, जिस तरह अभी आपने बात की, सिर्फ पंप और सिर्फ टरबाइन है, ठीक है। इनको आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हो। टरबाइन जितनी एनर्जी वाटर से एक्सट्रैक्ट करेगा वो उतनी ही पंप को वापस दे सकता है, जिस तरह हमने पहले बात की है। इन टर्न पंप उतनी ही एनर्जी वाटर को देगा
तो अगेन ऐसा आप आइडियल सिनेरियो बना सकते हो कि पंप और टरबाइन दोनों घूम रहे हैं, बट टरबाइन सिर्फ पंप को चला रहा है। अगर आप टरबाइन पे गाड़ी का लोड डालोगे कि गाड़ी भी चलाए, तो टरबाइन नहीं घूम पाएगा, क्योंकि टरबाइन के पास इतनी ही एनर्जी थी कि वो पंप को घुमा पाए। यू गेट इट? सर आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं मेरा नेट स्लो नहीं, आई बिलीव मेरा थोड़ा इशू कर रहा है इंटरनेट। मुझे आवाज नहीं मैं सुन आपको कह रहा था कि जिस तरह हमने PMM1 देखा है, आप ये उसी तरह की बात कर रहे हो। पंप को टरबाइन ने चलाना है, टरबाइन को पंप ने चलाना है, तो ओवरऑल वो इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस या यूज करेंगे जितना अगली प्रोवाइड कर सकता है। टरबाइन 1 जूल पंप को देगा, पंप 1 जूल वाटर को देगा, वाटर 1 जूल टरबाइन को देगा, टरबाइन अगेन 1 जूल पंप को देगा। तो टरबाइन सिर्फ पंप को चला सकेगा। अगर आप गाड़ी का लोड भी टरबाइन पे डालोगे तो टरबाइन रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि वो वापस पंप को चला सके। क्लियर? सर जैसे आप 1 जूल वाली बात करें, अगर जैसे इग्निशन देते हैं गाड़ी को, वैसे ही हम कोई एक सर्टेन बैटरी रख दें जो पंप को एनर्जी स्टार्ट होने में इस स्पीड पे काम कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी वो मतलब इंक्रीज कर जाए और वो जनरेटर में एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करे, आइडियल केस में बात। हाँ, मैं भी आइडियल केस में बात कर रहा हूँ। देखो, आपने एक दफा पंप स्टार्ट कर दिया, अब बाद में पंप ने अगर चलते रहना है, क्योंकि देखो उसने वाटर पे वर्क करना है, तो पंप नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। वो जो कांस्टेंट सप्लाई है वो हम बैटरी से देना चाह रहे हैं या हम टरबाइन से देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम बैटरी से दे रहे हैं तो दैट इज एन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और बैटरी को अगर टरबाइन चार्ज नहीं कर रहा तो बैटरी ड्रेन होती जाएगी और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगी, तो तब तक ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि पंप को जो बैटरी चला रही है वो हमने चार्ज भी टरबाइन के थ्रू करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंप ने जितनी एनर्जी दी है आगे, वही मैं बात करूं, पंप ने वाटर को एनर्जी दी 1 जूल एनर्जी टरबाइन को मिली, टरबाइन ने लेट से वो 1 जूल से जनरेटर को 1 जूल एनर्जी दी, वो 1 जूल एनर्जी बैटरी में स्टोर हो गई, अगेन पंप को 1 जूल एनर्जी मिली। तो ये लूप तो चल सकता है, पर इसके अलावा टरबाइन क्या नाम है, गाड़ी को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे सकता, वो सिर्फ पंप को ही देगा। ये है कि मतलब अगर बैटरी तो हम सोलर और हाइड्रो को मिक्स करके नहीं चला सकते। मतलब जैसे सोलर पे गाड़ी चलती है तो हम सोलर पावर स्टोर करके उसकी पंप को चलाएं जिससे टरबाइन चले और उससे एनर्जी गाड़ी को वो हाइड्रो को यूज करे चलाने में। देखो, बेसिकली आप हाइड्रो को यूज नहीं कर मतलब रहे थे, मैं सेंस सही बना रहा हूँ कि वैसे तो सोलर से वो सोलर से ही चल रही है। देखो, आप अपना सिस्टम देखो और आप देखो सिस्टम को बेसिकली एनर्जी कहां से मिल रही है। सोलर बेस बिल्कुल चल सकती है, तो सोलर बेस बिल्कुल गाड़ी चल सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जो विद इन द सिस्टम रीजनरेट नहीं हो रहा। वो सूरज है, वो बाहर है, लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी ही सिस्टम के अंदर आ जाए देन इट कैन नॉट वर्क, क्योंकि सिस्टम उस सोर्स को भी एनर्जी उसकी भी रिकवर करवाए और फर्दर मोर एक्स्ट्रा वर्क भी करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो स्पीकिंग आइडियली स्टीम इंजन हो सकता है, वो स्टीम आप सोलर एनर्जी से बना रहे हो, ये भी हो सकता है। दो कि गाड़ी एक पोर्टेबल है, गाड़ी चलती है,
गाड़ी छोटी होती है, उसमें सिस्टम बनाना इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, बट आइडियली स्पीकिंग यस। सोलर पे डायरेक्ट भी गाड़ी चल सकती है, सोलर से आप पंप चला के उस वाटर को एनर्जी दे के उसको टरबाइन से थ्रू करवा के गाड़ी चला सकते हो, ये भी आप चला सकते हो, बट सिर्फ टरबाइन और पंप कॉम्बिनेशन नहीं चला सकता गाड़ी। ठीक है, हुसैन? तो मैंने कहा ठीक है। ओके हेलो। सही, हाँ ठीक है ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, अगेन एक लेमैन की एक अंडरस्टैंडिंग होगी इन सब के बारे में, बट थर्मोडायनेमिक्स में हम किन प्रोसेसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहते हैं? A reversible process is defined as a process that can be reversed without leaving any trace on the surrounding. Simply put, जब आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी हम देखें तो हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग को देख रहे हैं कि हमने जितना लेट्स से सराउंडिंग से हमने वर्क लिया सिस्टम में और हमने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, अगर मैं उस फंक्शन को रिवर्स करूंगा तो उतना ही वर्क मैं वापस सराउंडिंग को वापस कर दूंगा। तो जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस किया और जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस को एक डायरेक्शन में किया तो उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में किया तो सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशन। इसकी अगर हम बात करें, क्वाज़ी इक्विलिब्रियम एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस, मैं वर्क करके अगर गैस को कंप्रेस करता हूं क्वाज़ी इक्विलिब्रियम के को मद्देनजर रखते हुए, तो मैंने वर्क किया और गैस को कंप्रेस किया। अब जब मैं इस पिस्टन को छोड़ूंगा तो गैस एक्सपेंड करेगी और वो वापस गैस वर्क हमें वापस दे रही है। ठीक है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने जितना वर्क दिया इसको कंप्रेस करने के लिए उतना ही वर्क मुझे मिल गया जब ये वापस एक्सपैंड हुई। फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि क्वाज़ी इक्विलिब्रियम हो, ये बहुत स्लो आप इस प्रोसेस को करें। एंड अगेन ऑफ कोर्स फ्रिक्शंस वगैरह नहीं आप कंसिडर करें, जब फ्रिक्शन होगी तो आपका कुछ ना कुछ वर्क लॉस हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो उसको क्वाज़ी इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए। Reversible processes can actually do not occur in nature as you have supposed. ये एक आइडियल प्रोसेस है और ये एक्चुअली हमें नेचर में नहीं मिलता। Processes that are not reversible are called irreversible processes simply. अब जिस तरह बात हुई थी, reversible processes can be viewed as theoretical limits for corresponding irreversible process. हमारे पास जो एक irreversible process है उसकी एफिशिएंसी की या उसकी आइडियलिटी की जो अपर लिमिट है दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जितना हम रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या नाम है की तरह अपने रियल प्रोसेस को लेंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर हम वर्क लेना चाह रहे हैं तो हमें उतना वर्क ज्यादा मिलेगा, अगर हमें वर्क इनपुट देना पड़े तो हमें उतना ही कम वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये मुझे दो चीजें बता रहा है। अगर मैंने अपने एक्चुअल प्रोसेस को रिवर्सिबल रखना है या उस जैसा बनाना है तो मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी फ्रिक्शन मिनिमम हो और मैं इसको क्वाज़ी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि प्रोसेस बहुत स्लो हो, वो क्विक ना हो। तो मैं अपने प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस रखूं और उसको स्लोली एग्जीक्यूट करूं ताकि मेरा जो पूरा सिस्टम है उसका टेम्परेचर प्रेशर एक इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम का सेम हो। जो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर है वही यहाँ पे हो, ताकि विद इन द सिस्टम लेट्स से गैस जो है विद इन द सिस्टम इधर उधर मूव ना करे,
ताकि जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, जो एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सिमिलरली बिहेव करे। The concept of reversible processes leads to the definition of second law efficiency for actual processes. इसमें हम बात करेंगे। एक है फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी विच इज 100%, कि एनर्जी जितनी भी है आप उसको, जिस तरह हमने बात की थी, आप सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो एज पर फर्स्ट लॉ। तो एज पर फर्स्ट लॉ 100% एफिशिएंसी हो सकती है हीट इंजन की। पर सेकंड लॉ हमें बताता है कि हमें कोई ना कोई हीट का पार्ट जो है वो हमें दूसरे रिजर्वॉयर में रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हीट इंजन 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ हीट उसने दूसरे रिजर्वॉयर को देनी है। तो इसको ये बाकी बात करेंगे। इस तरह की एफिशिएंसी को हम सेकंड लॉ एफिशिएंसी कहते हैं। Again, the better the design, the lower the reversibility, the higher the second law efficiency. The factor that causes a process to be irreversible are called irreversibility. This include friction, unrestrained expansion. Unrestrained expansion का मतलब ये है कि आपने expansion को control नहीं किया, वो बहुत quick हो रही है। Mixing of two fluids, जब दो fluids आपस में mix हो जाएं तो उनको, दो fluids जो mix हो सकते हैं उनको mix करने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वो खुद mix हो जाएंगे। बट उनको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने एनर्जी नहीं दी, सॉरी, जब वो मिक्स होया आपने एनर्जी नहीं ली, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ फाइनाइट टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। अब टेम्परेचर हमें पता है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, फ्लो करेगा, सॉरी हीट 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट नहीं जाएगी, पर 20 से 10 पे जाएगी। ठीक है, 20 से 10 पे आपने कोई वर्क नहीं किया या वो ऑटोमेटिकली हीट चली गई। बट अब जब 10 से 20 पे उसने जाना है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक इरिवर्सिबिलिटी आ गई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अगेन आपने वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनरशिया डिफॉर्मेशन आ गई, केमिकल रिएक्शन आ गई। ठीक है, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। इनको आप एक डायरेक्शन में तो कर, ये खुद ब खुद हो जाएंगे, पर दूसरी डायरेक्शन में करने के लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। दिस इज अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, दिस इज हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस। ठीक है, 20 से 5 पे गया, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब 5 से 20 पे वापस नहीं लेके जा सकते। एंड दिस इज 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट ट्रांसफर हो रही है और ये टेम्परेचर जो है वो 5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल। आपको पता है 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट ट्रांसफर खुद ब खुद नहीं होता। Then another important thing is internally and externally reversible processes. जो मेरे पास सिस्टम है उसकी अगर बाउंड्रीज के अंदर कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है तो इट इज एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मेरे पास ये सिस्टम है, लेट्स से ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और ये मेरे पास सिस्टम है। अगर इसकी बाउंड्रीज के अंदर कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है तो इट इज अ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हिच मेनली मींस फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसमें मिक्सिंग नहीं है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो सडन नहीं है। तो विद इन द बाउंड्री मेरे पास इरिवर्सिबिलिटीज नहीं है। The path of the forward and reverse process coincide for an internally reversible process. ठीक है, रिवर्सिबिलिटी सिंपली मींस कि आपका जो था सिस्टम, वो जिन जिन स्टेट से होके गुजरा था एक डायरेक्शन में, वो उन्हीं स्टेट्स को उन्हीं स्टेट्स पे रिट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, तो इसलिए जो इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके पाथ्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस कोइंसाइड्स। अगर वो यूं गया था तो वापस भी वो इसी कर्व के अलॉन्ग आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली उन्हीं उसी तरह जिस तरह एक प्रोसेस हुआ था बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट दूसरा प्रोसेस हो रहा है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोसेस जिस तरह हमने बात की थी क्वाज़ी इक्विलिब्रियम हो, कि आपके पूरे के पूरा जो सिस्टम है विद इन द सिस्टम कुछ प्रोसेस ना हो। क्योंकि जब विद इन द सिस्टम प्रोसेस होगा ना तो उसको मेक श्योर करना कि वो दोनों डायरेक्शन में सेम हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, द क्वाज़ी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस। The process is called externally reversible if no reversibilities occur outside the system boundaries during the process. ये बेसिकली एक तरह की रिवर्सिबिलिटी है, ये टेम्परेचर रिलेटेड रिवर्सिबिलिटी है। इसके लिए जरूरी है कि अगर यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर T1 है, अगर ये टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, सॉरी हीट ने यहाँ से यहाँ आना है, नॉट ग्रेटर देन लेस देन। सो ये अगर मेरे पास T2 लेस देन T1 है तो अब हमारे पास टेम्परेचर ओवर अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी हीट ओवर अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास मूव कर रही है। ये हीट एंटर तो हो जाएगी पर ये लीव नहीं कर सकती, तो इट इज अ इरिवर्सिबिलिटी कि ये प्रोसेस रिवर्स में हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक डायरेक्शन में ये टेक प्लेस कर रहा है। क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर से हीट आती है तो इसलिए इसको हम एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी या एक्सटर्नली रिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। अगर ये टेम्परेचर T1 होगा और ये भी T1 होगा देन इट इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल। अगर इनमें से कोई भी टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंट होगा देन इट इज एक्सटर्नली इरिवर्सिबल, क्योंकि हम ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में सिमिलरली नहीं कर सकते। ये हीट खुद ब खुद अंदर आएगी, इसको मैं वापस कर सकता हूँ बाय डूइंग सम वर्क, बट मैंने अब क्या कहते हैं उसको एक एक्स्ट्रा चीज मुझे करनी पड़ रही है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल होता है। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी डील्स विद फ्रिक्शन, मिक्सिंग, सडन एक्सपेंशन एंड सडन यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह की चीजें जितनी भी सिस्टम के अंदर हो रही है, और इसकी काफी टाइप्स हैं। एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी सिर्फ एक चीज से रिलेटेड है, वो है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। और उस पे कि क्या टेम्परेचर डिफरेंस जो सराउंडिंग और सिस्टम का था वो टेम्परेचर सेम था या डिफरेंट था। अगर सेम था तो इट इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल, अगर डिफरेंट था तो इट इज एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। और जो प्रोसेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो उसको हम टोटली रिवर्सिबल कह देते हैं। A totally reversible process involves no heat transfer through a finite temperature difference, no non-quasi equilibrium changes, and no friction or other dissipative effect. ठीक है, इसमें सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर भी सेम होगा अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है। इन जनरल केस में हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, और अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा, और हमें पता है इन रियलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट इन एन आइडियल सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और कोई नॉन क्वाज़ी इक्विलिब्रियम चेंजेस नहीं होंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी और कोई डिसिपेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये सिर्फ सडन एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होगी, बिकॉज जो नॉर्मल एक्सपेंशन है वो भी तो इरिवर्सिबल है, क्योंकि जब तक हम उस पर वर्क नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वापस नहीं ले जा सकते। हाँ नहीं, यू हैव टू डू इट लाइक दिस कि जब वो एक्सपेंड कर रहा है ना स्लोली, तो आप उस वर्क को स्टोर कर लें। ओके सर। या सिंपली पुट मैं आपको ऑपोजिट दिखाता हूँ इसका।
इस तरह होगा, लेट्स से तो चलो खैर, यही है कि आप जब वो एक्सपेंड कर रहा है तो वो कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन सिस्टम डज वर्क, उस वर्क को आप स्टोर कर लें और उसी वर्क को यूज करते हुए आप कंप्रेस कर सकते हैं चीज को। ठीक है सर, फिर वो पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल होगा, इंक्लूडिंग द हाँ, सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं उसे स्टोर करना। यस यस एग्जैक्टली, कि आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग ओवरऑल अपनी इनिशियल स्टेट को रिकवर कर रहा है, ओके सर। ठीक है। सो दिस इज अ टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें आपके पास जो हीट ट्रांसफर है ना, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता है कि ये एक्चुअल में सिस्टम करना चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ कुछ हद तक, पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो एक्सट्रीमली स्लो होगा, बट इसमें जो रिवर्सिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है। जितना मेरे पास ये टेम्परेचर 220 डिग्री के करीब होगा उतना ही मेरे पास हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल हो जाएगा। वेयर एज जब ये 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है तो इट इज एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मेरे पास एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल क्या कहेंगे सडन नहीं है, बट हाँ जो अब हीट ट्रांसफर मैंने 30 से 20 पे कर दिया अब उसका रिवर्स पॉसिबल। Both are internally reversible, but only this is externally reversible as well. Ideally speaking, this is actually 20 degrees centigrade, not even 20.00. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम सिस्टम्स को इंटरनली रिवर्सिबल तो करने की कोशिश कर सकते हैं, पर एक्सटर्नली रिवर्सिबल इज प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने इंटरनल रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया इंट्रोड्यूस, क्योंकि हम जो इवन एक्चुअल सिस्टम्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनको इंटरनली रिवर्सिबल करने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी इज फार फ्रॉम समथिंग वी कैन अचीव। कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने मैट्रिक में या एफएससी में। व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन? इट इज कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की क्या एफिशिएंसी होती है? 100%। 25% to 30. इट इज एन आइडियलाइज्ड इंजन और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती। नहीं इसकी जो होती है और डीजल पे तो नहीं, कार्नोट इंजन इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, इट इज नॉट अ रियल इंजन। तो ये पेट्रोल पे चलेगा या डीजल पे चलेगा, इसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा इंजन है जो आप कह लो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। पेट्रोल डीजल की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल किस तरह बर्न होता है और डीजल किस तरह बर्न होता है, उनका बर्निंग रेट क्या है, उनकी बर्निंग एफिशिएंसी क्या है। कार्नोट इंजन इन सब चीजों से बालातर है। हम अभी एक आइडियल इंजन की बात कर रहे हैं जिसमें हम परफेक्ट फ्यूल यूज कर रहे हैं, परफेक्ट बट क्या अगर अभी अब आगे हम देखेंगे जो इंजन है ना, एक्चुअल इंजन एक थर्मोडायनामिकली अगर हम इंजन को देखें तो फ्यूल हम उसमें क्यों इन कर रहे होते हैं। आपने देखे बॉयलर, आपने देखा था पीछे, उसमें हम क्यों इन कर रहे हैं। तो फ्यूल का जो एस्पेक्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी अभी हम पढ़ते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, उसमें फ्यूल आ ही नहीं रहा। हम सिंपल क्यू इन दे रहे हैं कि फ्यूल बर्न हो चुका है और उसने इतनी एनर्जी दे दी है। अब वो जितनी एनर्जी दे रहा है, जितनी क्यू इन दे रहा है, उस इंजन उस क्यू इन को कितना वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कितना क्यू आउट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूल की अपनी एफिशिएंसी बर्निंग वगैरह वो थर्मो 1 का पार्ट नहीं है, थर्मो 2 का भी एक्चुअली कुछ खास पार्ट नहीं है वो।
वो आपका एक आईसी इंजन सब्जेक्ट आएगा, उसमें मेनली आपको उसको स्टडी करोगे। तो हम बेसिक अभी साइकिल की बात करें, विच इज Carnot. Heat engine and refrigerators work on reversible cycles. Reversible cycles serve as model to which actual heat engine and refrigerators can be compared. Carnot साइकिल इसी तरह ये एक आइडियल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है, इसलिए इसका ऑपोजिट एक रिवर्स कार्नोट साइकिल भी है। जो गाड़ी का इंजन है, जो हीट इंजन है, वो हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। हमारे क्राइटेरिया है कि हम उसको मैच करना चाहते हैं। जो हमारे पास फ्रिज है या एसी है, उसके लिए हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है वो है रिवर्स कार्नोट साइकिल, जो हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, वही बात, रिवर्सिबल साइकिल से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारा एक्चुअल साइकिल किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास रिवर्सिबल या आइडियल साइकिल्स हैं, उनका ये रोल है इन थर्मो एंड इन एनी अदर engineering field. Probably the best known reversible cycle is Carnot cycle, first proposed in 1824 by French engineer Sadi Carnot. Probably the best not reversible cycle. This means कि Carnot cycles वाहिद reversible cycle नहीं है, ये वाहिद ideal cycle नहीं है, और भी ideal cycles हैं। ठीक है, Carnot cycle is the most famous one. The theoretical heat engine that operates on Carnot cycle is called Carnot heat engine. ठीक है, being a reversible cycle, the Carnot cycle is the most efficient cycle operating between two specified temperature limits. ये कौन सी दो टेम्परेचर लिमिट्स हैं? सोर्स की और सिंक की। आगे चैप्टर में मजीद देखेंगे। जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। आपको अच्छा, कार्नोट साइकिल 100% एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज़ हमें सिंक एक लाजमी चाहिए जिस पे हम हीट यूज करें। जिस तरह पहले मैंने बताया था, सेकंड लॉ इज इवन वैलिड फॉर आइडियल सिस्टम्स। हम परफेक्ट और आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, और शायद कुसैन ने कहा था कि लॉज एक्चुअली डील विद आइडियल सिस्टम, कि वो आइडियल सिस्टम्स पे भी एक लिमिट लगाते हैं, क्योंकि आइडियल सिस्टम्स पे भी ये लिमिट है कि उन्होंने कोई ना कोई हीट लाजमी रिजेक्ट करनी है टू द सिंक। तो इसलिए कार्नोट इंजन ने भी लाजमी हीट रिजेक्ट करनी है टू अ सिंक। इसलिए अब वो कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कितनी वो रिजेक्ट कर रहा है सिंक में, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। जितने टेम्परेचर जनरली है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता जाता है, उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, बट इट कैन नॉट रीच 100% अनलेस आपके पास, आगे हम देखेंगे, सिंक जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे है, जो कि अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीरो डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इवन कह सकते हैं आइडियलिटी। तो खैर ये हमारा कार्नोट साइकिल था। इसके डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अभी मैं एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। जो क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं वो बेशक उस सेशन को ज्वाइन करें, हम थोड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे, और अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो बस आई अज्यूम के देयर आर नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन।